तो हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला चैप्टर ख़त्म किया था वो था अपना रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का टारगेट है कि भाई अभी देखो एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, इसमें पर डे हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो करते हैं, हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे इसका, और इसका PDF भी टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले तो हम लोग को समझ लेना कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हर तरह के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सारे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रिसोर्सेज अगर लॉस हो जाएंगे तो फिर हम लोगों को क्या दिक्कत होने वाली है, इसको भी हम लोग देखा था। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस वाले चैप्टर में कि वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज होते हैं भाई क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। और कौन कौन से रिसोर्सेज लॉस हो गए हैं। ठीक है। और इनको रोकने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम अपने चलाया हुआ है। तो यही बेसिकली यही सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो करते हैं भाई स्टार्ट। पहले ये समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब सबको समझ में आता होगा। ठीक है ना। बायो का मतलब क्या होता है, जीव और जंतु। ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। अब डिफरेंट डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरह तरह के प्रकार के, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कितनी कीट कीट वगैरह, चाहे इंसेक्ट हो, कुछ भी हो। सही है ना। वो सारे किस में आएंगे, बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। ठीक है। तो देखते हैं द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। भाई फ्लोरा क्या होता है, फ्यूना क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं बता देता हूँ फ्लोरा किसको बोलते हैं। फ्लोरा जो होता है, जितने तरह के प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट किंगडम, मतलब जितने सारे प्लांट के जो होता है, जैसा क्या होता है कि भाई प्लांट जितने सारे होते हैं सब किस में आएंगे, फ्लोरा में आएंगे। फ्यूना में कौन आएगा, फ्यूना में जितने सारे एनिमल्स की होंगे। कहने का मतलब मैं ये बोलूँ कि भाई एनिमल किंगडम जो होते हैं किस में आएंगे, फ्यूना में आएंगे। द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। अब भाई जीव भी हो गए, जंतु भी हो गए, बात जीव जंतु भी हो गए और प्लांट भी हो गए। तो कहने का मतलब है जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग जैव विविधता। अब जैव में सब आ गए, मतलब जैव में कौन कौन आ गया भाई, प्लांट भी आ गया, प्लांट भी आ गया, और कौन आ गया, और इसमें एनिमल भी आ गया। तो अगर प्लांट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे। एनिमल आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूना बोलेंगे। ठीक है ना। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। मतलब किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो भी फ्लोरा और फ्यूना पाए जाएंगे, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ। अब वैरायटी ऑफ लाइफ भाई अलग अलग जितने भी उसमें जीव जंतु होंगे सभी की लाइफ पाई जाएगी, चाहे कोई भी जीव जंतु हो तो सब वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाएगी। ठीक है ना। इट इज़ सीन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम आर ऑन द इंटायर अर्थ। कहने का मतलब है पूरे इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पूरे इकोसिस्टम में जितने जीव जंतु पाए जाएंगे सारे को मिला के, अब उसमें बहुत सारे स्पीसीज होंगे भाई। हो सकता है कि भाई उसमें लॉयन हो, ठीक है, उसमें कोई प्लांट हो, ठीक है, बफेलो हो, क्रोकोडाइल हो। तो भाई तरह तरह के जितने सारे हैं सबको मिला के क्या बोलेंगे, उस किस में पाए जा रहे हैं, इकोसिस्टम सब बना रहे हैं। और उस इकोसिस्टम को उसी इकोसिस्टम को पूरे को मिला कर हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो कहने का मतलब है बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन लोग होते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना। किसी भी ग्राफिकल जो एरिया होता है उसमें जो फ्लोरा और फ्यूना पाए जाते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी एरिया। ठीक है ना। और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में भाई वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाती है। ठीक है ना। वैरायटी ऑफ लाइफ में अब तरह तरह के जो इकोसिस्टम में जितने सारे जीव जंतु होंगे सारे उसमें पाए जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात ये आती है कि भाई अब हम लोग पार्टिकुलर इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में ही बात करेंगे, ज़्यादा बाहर का तो कोई लेना देना हम लोगों का है नहीं। ठीक है ना। इंडिया इज अ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब है इंडिया में जो, इंडिया में अपने अपने इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब एक बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि भाई इसमें बहुत तरह के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में जितनी सारी स्पीसीज पाई जाती है, जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें से 8% पे किसका कब्जा है,
8% इंडिया का कब्जा है, बाकी 92% पे किसका कब्जा है भाई, अदर वर्ल्ड का, जितने और सारे अदर कंट्री हैं, अदर वर्ल्ड का नहीं, अदर कंट्री का। ठीक, तो आगे बात करते हैं, जिसमें कि अब 8% तो हो गए, टोटल जितनी स्पीसीज पाई जाती है 8% तो इंडिया के पास में, उसमें से 81,000 दैट इज़ 81,000 स्पीसीज जो है वो फ्यूना की पाई जाती हैं, और 47,000 किसकी पाई जाती हैं भाई, फ्लोरा की पाई जाती हैं। अब मैंने बताया फ्लोरा किसको बोलते हैं, प्लांट को पाए जाते हैं बोलते हैं, और फ्यूना किसको बोलते हैं भाई, फ्यूना बोलते हैं हम लोग एनिमल स्पीसीज़ को। किसको, एनिमल स्पीसीज़ को, मतलब जो जंतुओं के जितने प्रकार होंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्यूना। और फ्लोरा का मतलब, फ्लोरा का मतलब प्लांट, फ्लोरा से याद रखो फ्लावर, तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। फ्लोरा का मतलब फ्लावर क्या होता है भाई, प्लांट ही तो होता है, इसलिए फ्लोरा से समझ में आ जाएगा हम लोग को प्लांट को बोलते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है इंडिया में टोटल अगर बात बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 8% बायोडाइवर्सिटी किसके पास है, इंडिया के पास में है, जिसमें कि 81,000 स्पीसीज किसकी हैं, एनिमल की, और 47,000 स्पीसीज किसकी हैं, फ्लोरा की। ओके, 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर इंडेमिक टू इंडिया। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, 15,000 का मतलब क्या हुआ, 15,000 जो फ्लावरिंग स्पीसीज है, मतलब फ्लोरा जो है वो किस पे हैं, ख़त्म होने के कगार पे हैं भाई, किस पे हैं, ख़त्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये, आगे बढ़ते हैं भाई। फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा क्या होता है, इसमें देखो लिखा होगा, फ्लोरा इज अ कलेक्टिव टर्म यूज टू डिनोट द प्लांट ऑफ द पार्टिकुलर रीजन। किसी भी रीजन में जो प्लांट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ठीक है, द होल प्लांट किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस नेम। द टर्म फ्लोरा इज लैटिन मीन्स गॉडेस ऑफ द फ्लावर। कहने का मतलब जो फूलों की प्रजातियाँ होती है जो गॉडेस ऑफ द फ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना, लैटिन वर्ड में, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोरा। अब फ्यूना किसको बोलते हैं, फ्यूना इज डिनोट बाय स्पीशीज, किसके लिए भाई, किसके लिए बोली जाती है, ये बोली जाती है एनिमल के लिए। ठीक है ना, इसको बता दिया मैंने। आगे, थ्रीट टू बायोडाइवर्सिटी, भाई अब ये थ्रीट का मतलब क्या हुआ, थ्रीट का मतलब होता कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कि कितने लोग ख़त्म होने कगार पे हैं। तो 10% वाइल्ड फ्लोरा, 10% वाइल्ड फ्लोरा का मतलब 10% जो जंगली प्लांट्स है ना वो किस पे, एंड 20% मैमल्स, मैमल्स का मतलब समझ रहे हो ना, मैमल्स का मतलब स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब समझ रहे हो भाई, जो बच्चे वगैरह पैदा करते हैं। तो 10% वाइल्ड फ्लोरा, 10% जो है प्लांट, और 20% मैमल्स जो जंतु में होते हैं, और जंतु में कौन से, मैमल्स, आर ऑन द थ्रेटेन लिस्ट, गायब होने के कगार पे हैं। ठीक है, 79, उसमें से 79 स्पीशीज़ किसकी हैं भाई, मतलब 79 प्रजातियाँ किसकी हैं, मैमल्स की हैं, स्तनधारियों की हैं, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं। 44 प्रजातियाँ किसकी हैं, बर्ड्स, चिड़िया चिड़िया वगैरह की हैं, और पक्षियों की, और 15 ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है भाई, रेप्टाइल्स का मतलब वो तो जो रेंगने वाले होते हैं, रेंगने का मतलब जैसे सांप छिपकली वगैरह, ये सब किस में आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। ठीक है, एंड 3 ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है भाई, समझ लेना है, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है। एम्फीबियंस का मतलब होता है जल स्तर, मतलब जो जल में भी रहते हैं और ज़मीन पे, स्थल पे भी रहते हैं, मतलब ज़मीन पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, और कहाँ पे रहते हैं भाई, ज़मीन पे, ग्राउंड पे भी रहते हैं, उसको एम्फीबियंस बोलते हैं, ये समझ लेना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब 10% जो प्रजातियां हैं वो गायब होने की किसकी कगार पे हैं, फ्लोरा की, और 20% किसकी हैं, मैमल्स की, और 79 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स किसकी, 79 स्पीशीज़ मैमल्स की जो स्तनधारियों की है, और 44% बर्ड की, और 15 जिसमें कि किसके हैं, रेप्टाइल्स की जो रेंगने वाले होते हैं, और 3 ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जो वाटर में भी रहते हैं और ग्राउंड पे रहते हैं। ठीक है ना, ये सब किस पे हैं, गायब होने के कगार पे हैं। और 1500 प्लांट स्पीसीज, उसमें से 1500 प्लांट स्पीसीज भी किस में है, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब खतरे के निशान पे हैं, वो भी गायब होने के कगार पे हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर्स इज ओनली 78.92 मिलियन हेक्टेयर्स। जो अपने जंगल हैं और ट्रीज है ना, ये कितने कवर करते हैं भाई, 78.92 हेक्टेयर, इतने पे फॉरेस्ट का कब्जा है और पेड़ पौधों का। ठीक है ना, द शेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज ओनली 24% ऑफ द टोटल एरिया। कहने का मतलब है जितना टोटल एरिया है वर्ल्ड में, कितने पे फॉरेस्ट है, 24% पे। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ कि भाई 10% जो फ्लोरा हैं वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, 20% मैमल्स ख़त्म होने के कगार पे हैं, जिसमें कि 79 स्पीसीज मैमल्स की हैं, 44 बर्ड्स की हैं,
और 15 किसकी हैं, रेप्टाइल्स की, एंड 3 एम्फीबियंस की, ठीक है। 1500 प्लांट स्पीसीज किसके हैं भाई, प्लांट स्पीसीज हैं जो खतरे के निशान पे, वो भी खत्म होने के कगार पे हैं, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। स्पीसीज कैटेगरीज एज क्रिटिकल, कहने का मतलब वो स्पीसीज जो क्रिटिकल कंडीशन पे हैं, मतलब जो जिनको बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट बचने के कगार पे वो लोग नहीं है। एक तो चीता हो गया भाई, बहुत गवर्नमेंट मेहनत कर रही है इसको बचाने के लिए। फॉरेस्ट सॉर्टेड आउलेट, फॉरेस्ट सॉर्टेड आउलेट का मतलब समझ रहे हो ना, ये क्या होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं जंगली चित्तीदार उल्लू होता है, बड़ा सा उल्लू होता है ये जो हम लोग के यहाँ पाया जाता है, वो छोटा वाला उल्लू नहीं, बड़ा सा उल्लू होता है, ये चित्तीदार होता है, ठीक है ना। तो इस ये भी ख़त्म होने के कगार पे है। माउंटेन कोयल, माउंटेन कोयल, कोयल का मतलब क्या होता है, कोयल जो पहाड़ी कोयल होती है ना, ये भी बेचारी किस पे है, ख़त्म होने के कगार पे है। रेड हेडेड डक, ये गुलाबी रंग की बत्तख जो होती है ना, गुलाबी सिर वाली बत्तख, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये भी किस पे है, ख़त्म होने के कगार पे है, रेड हेडेड डक, ठीक है ना। तो इस किस पे है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, मतलब इनको बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि भाई देखो जंगलों वगैरह को काट रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है ना, उस वजह से इनको रहने का जगह नहीं मिल रहा है, तो इनकी स्पीसीज क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ फॉरेस्ट, जंगल किसे बोलते हैं भाई, तो ये सबको पता है। ए फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ अ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज अदर वुडी वेजिटेरियन, ठीक है ना। कहने का मतलब है वो एरिया जो किससे कवर हो भाई, वो जो पेड़ों से कवर हो, और किससे कवर हो, वुडी वेजिटेशन, वुडी वेजिटेशन मतलब कि जो लकड़ी वाले जो पेड़ पौधे नहीं होते उससे जो कवर होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, जंगल बोलते हैं। फॉरेस्ट आर द डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इकोसिस्टम में सबसे बड़ा रोल किसका होता है भाई, अर्थ को बचाने के सबसे बड़ा रोल किसका है, फॉरेस्ट का ही है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पूरी लाइफ एंड हो जाएगी, जैसे ये लोग देख रहे हो ना ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगी अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फॉरेस्ट है, ये बहुत सारे पेड़ पौधे देख रहे हो, छोटे बड़े सब क्या हैं, ये सब फॉरेस्ट हैं। आगे अब देखते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कि भाई पेड़ों के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना, सॉरी इसका जंगलों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये स्पीसीज़ किसकी हैं, ये स्पीसीज़ जो हैं वो हैं भाई किसकी, वो स्पीसीज़ हैं फॉरेस्ट की, ठीक है। तो पहला होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन सा होता है भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, सदाबहार का मतलब समझ रहे हो ना, सदा मतलब हमेशा, बहार मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कभी सुना होगा तुम लोगों ने भाई, बोलते हैं ना सदाबहार गाने, तो सदाबहार गाने मतलब हमेशा के लिए जो सुने जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सदाबहार वन। फॉरेस्ट का मतलब वन होता है हिंदी में, ठीक है ना, वन। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो सदाबहार का मतलब क्या होता है, ये हमेशा ऑलवेज ग्रीन, ऑलवेज ग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं भाई, ये कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न घाट पे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इस वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं भाई, अब वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिल्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल्स होती है ना, नॉर्दर्न ईस्टर्न ईस्टर्न हिल्स, जो उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे मेघालय वगैरह हो गया, जहाँ पे एक्चुअल में जहाँ पे वर्षा हमेशा होती रहती है ना, बारिश हमेशा होती रहती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इसमें अब हम लोग को याद क्या रखना है भाई, कौन कौन से होते हैं, इसमें होता है एक, उसका नाम है महोगनी, महोगनी, ठीक है, महोगनी। उसके बाद में एबोनी, इबोनी बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद में रोजवुड, रोजवुड, ये सारे क्या हैं, ये जो है मेरे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें अगला है अपना ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट, ठीक है, ये वाला इस पर हो गया है, ये वाला है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा भाई, इसको बोलते हैं मानसूनी फॉरेस्ट, मानसूनी वन, मानसूनी मतलब भाई ये जब बारिश होती है तभी तक रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कौन से होते हैं, अब इनको मानसूनी वन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जानते हो ना, जब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है ना, ये अपनी पत्तियाँ क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है ना। तो समर के स्टार्टिंग में ये क्या कर देते हैं, अपनी लीव्स को फॉल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं याद रखना है हम लोगों को,
एक तो सौगौन हो गया, सौगौन, ठीक है, सौगौन हो गया, साल हो गया, ठीक है, सैंडवुड, सैंडवुड किसको बोलते हैं, शीशम को बोलते हैं, सॉरी चंदन को बोलते हैं, चंदन की जो लकड़ी होती है, सैंडवुड हो गया, सही है। बाम्बू हो गया, बाम्बू, मैंगो हो गया, आम भी अपनी पत्तियाँ गिरा देता है भाई गर्मी की स्टार्टिंग में। उसके बाद टैमरिंड, इमली का जो पौधा होता है, इमली का पेड़ जो होता है वो भी इसी में आएगा, ठीक है ना। तो याद ये रखना है, मानसूनी में कौन होगा, ट्रॉपिकल डिसाइडर्स में कौन होगा, ट्रॉपिकल डिसाइडर्स फॉरेस्ट का मतलब ये है कि भाई ये जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी, मतलब मानसूनी होते हैं ये, एक्चुअल में गर्मी जैसे ही स्टार्ट होगी अपने क्या करेंगे, अपने पत्ते को गिरा देंगे, फिर नया पत्ता लेंगे, उसके बाद में अपने फल देंगे, ठीक है। अगला जो अपना आता है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट। ये भाई थ्रोन का मतलब जानते हो क्या होता है, थ्रोन का मतलब होता है कांटा, ठीक है। अब कांटे से तुम लोग समझ गए होगे भाई कि कांटेदार कौन से होते हैं। भाई कांटेदार वो होते हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, मतलब उनके जो पत्तियां हैं किस में बदल जाएंगी, पत्तियां बदल जाएंगी, इनकी पत्तियां बदल जाएंगी किस में भाई, इनकी पत्तियां बदल जाएंगी कांटे में, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन सा हो सकता है, अब पाए कहाँ जाएंगे, सबको पता है कि भाई जहाँ पे पानी कम होता है, पानी कहाँ कम होता है भाई, ये बता दो, पानी कम होता है कहाँ पे, राजस्थान में। कहने का मतलब है जो ड्राई ड्राई एरिया है ना, जो ड्राई एरिया है मतलब जहाँ पे शुष्क एरिया जो उसको बोलते हैं, ड्राई एरिया जो है वहाँ पे पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सा है, इसमें भाई बबूल तुम्हारा हो गया, ठीक है, बबूल का नाम जानते होगे सब लोग, बबूल हो गया, ठीक है ना। कैक्टस नाम सुना होगा, कैक्टस भी ऐसा ही होता है, ये इसमें ऐसे फ्लावर वगैरह निकलते हैं, इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है ना। जितने सारे कांटे वाले होंगे सब इसमें भी पाए जाएंगे। अगला आता है स्क्रब माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। माउंटेन का मतलब क्या हुआ, पर्वत, माउंटेन का मतलब क्या हुआ, पर्वत, इसका मतलब जो पर्वतों पे पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब पर्वत कहाँ पे होता है भाई, तो हिमालय वाले एरिया पे जो पाया जाएगा ना, हिमालय हिमालय वाले पर्वत पे जो पाया जाएगा वो सब कौन से होंगे, वही होंगे अपने। और हिमालय कहाँ पे होता है भाई, पश्चिमी घाट पे ज़्यादा होते हैं पहाड़, तो वहाँ पे पाए जाएंगे। इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें जो होता है अपना, एक तो पाइन होता है, पाइन का मतलब चीड़ का पेड़ होता है, सही है ना, तो इसमें लिख लेना। इसमें कौन कौन सा होता है भाई, पाइन होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, इसमें देवदार का पेड़ होता है, देवदार, ठीक है। और उसके बाद में ओक, ओक का एक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वालनट वगैरह सब इसी में आते हैं। तो हम लोग को बेसिकली जो मेन मेन है वही याद रखना है। अगला है मैंग्रू, मैंग्रू का बोलते हैं हम लोग ज्वारी, ठीक है ना। मैंग्रू क्या होता है, ये पाया कहाँ जाता है भाई, जहाँ पे गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है, तो कहाँ पाया जाएगा, गंगा जो रिवर है जहाँ पे डेल्टा बनाएगी वहाँ पे ये पाया जाता है। अब सबको पता है गंगा कहाँ पे डेल्टा बनाती है भाई, पश्चिम बंगाल में, सही है ना। पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा बनाती है उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बहुत फेमस है भाई, बहुत बड़ा डेल्टा है ये, ठीक है। वहाँ पे ये सारे पाए जाएंगे। और इसमें इस यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनको कौन सा बोलते हैं, मैंगोज ट्री, क्या बोलते हैं, मैंग्रू, मैंग्रू ट्री, मैंगो ट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेल्टा, जहाँ डेल्टा बनता है ना वहीं पे होते हैं, ठीक है। तो सारे तरह के फॉरेस्ट समझ में आगे फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा। ईवी ग्रीन का मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं भाई, हमेशा हरे भरे में कौन सा हो गया, जहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है, मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न जो एरिया हिल्स के हैं, मतलब जो उत्तरी और पूर्वी पहाड़ी है वहाँ, और मेघालय में हमेशा बारिश होती रहती है, तो वहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे जितने सारे वन हैं सब वही पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब उसमें कौन कौन सा हो गया, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये सारे किस में होंगे, एवरग्रीन में, ठीक है ना। डिसाइडर्स में मतलब कि डिसाइड करेगा, मानसून डिसाइड करेगा भाई कब इनको करना है। तो ये गर्मियों की शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग समर में अपनी पत्तियाँ क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं भाई, सही है ना, पत्तियों को गिरा देते हैं। अब इसमें कौन कौन से हो गए, जो नॉर्मल अपने यहाँ पेड़ पौधे होते हैं यूपी वगैरह में वो सारे इसी में आते हैं, ठीक है ना। तो सागवान हो गया, साल हो गया, सैंडवुड, चंदन हो गया, बाम्बू, ठीक है, मैंगो, टैमरिड। आगे अपना है ट्रॉपिकल थ्रोन, थ्रोन का मतलब कांटा होता है। अब जितने कांटेदार होंगे सब कहाँ पाए जाएंगे, रेगिस्तान में, रेगिस्तान कहाँ होता है, राजस्थान में। तो राजस्थान में कैसे कैसी मिट्टी होती है, ड्राई, तो ड्राई एरिया में पाया जाएगा भाई। इसमें कौन कौन सा, बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है ना। अगला है स्क्रब माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन से मतलब माउंटेन, दैट इज पर्वत। तो अब हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे कौन कौन से हैं, पाइन, देवदार, ओक, ठीक है। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ बनता है भाई, जहाँ गंगा रिवर अपनी डेल्टा बनाती है, तो कहाँ बनाती है, उसको डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पर जितने ट्रीज पाए जाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव ट्री, ठीक है। चलते हैं आगे। वैनिशिंग फॉरेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैं वैनिशिंग फॉरेस्ट का मतलब, वैनिश का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, ठीक है ना।
तो ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं भाई? क्योंकि सब अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहे हैं भाई। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, देयरफॉर दीज रिपोर्ट फेल टू डिलीवर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। कहने का मतलब है जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना, प्राकृतिक जो वन है ना, उसको जो स्टेट का रिपोर्ट है ना, वो क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं भाई। कि मतलब डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि पौधे लगा ही नहीं पा रहे हैं उतना, तो अब काटने के बजाय लगा ही नहीं पा ही नहीं रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जितने फॉरेस्ट है ना सब क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं भाई। अब लगाओगे नहीं, काटते ही जाओगे, काटते ही जाओगे, तो कहाँ से होंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। वाट इज़ वाइल्ड लाइफ? ठीक है, वाट इज़ वाइल्ड लाइफ? ठीक है, वाइल्ड लाइफ होती क्या है भाई? वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं हिंदी में वन्य जीव। वन्य जीव मतलब, वन का मतलब क्या होता है? वन, फॉरेस्ट। वन मतलब जंगल में रहने वाले जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ। जो जंगल में रहने वाले जीवों की जो लाइफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना? तो वाइल्ड लाइफ मीन्स एन एरिया वेयर अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लिविंग इन द वाइल्ड इंक्लूडिंग दोज हंटेड फॉर फूड, स्पोर्ट्स और प्रॉफिट। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। कहने का मतलब है वाइल्ड लाइफ मीन्स एरिया ऑफ वेयर अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लिविंग इन द वाइल्ड, मतलब जंगल में जो पशु पक्षी रह रहे हैं भाई, वो तो रह ही रहे हैं। ठीक है ना? अब लोग क्या कर रहे हैं कि उनको हंटेड फॉर फूड, सही है ना, अपने भोजन के लिए उसका क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, प्रॉफिट के लिए उन लोगों का शिकार कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड इन द ऑल इकोसिस्टम। जितना भी इकोसिस्टम है सारे जगह जीव जंतु पाए जाते हैं, सबको पता है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, उनका शिकार करने लगे रहे हैं। ठीक है ना? इस वजह से भी दिक्कत में वाइल्ड लाइफ का है। ठीक है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे जीव जंतु हैं। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भाई फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है अपनी लाइफ पे? ठीक है ना? फॉरेस्ट एक्ट एज वाटर शेड, दे आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, दे गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट, दे हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ हेल्प इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम, मेंटेन फूड चेन्स, दे आल्सो एक्ट एज ए मीन ऑफ द रिक्रिएशन। फॉरेस्ट एक्ट एज वाटर शेड, कहने का मतलब है भाई अगर फॉरेस्ट रहेगा, जंगल रहेगा, तभी हम लोगों के पास में क्या आ गया, पानी की उपलब्धता हो सकती है। दे आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, भाई ये क्या है, वाइल्ड लाइफ के लिए ज़रूरी है। दे गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट, ये हमको क्या करते हैं भाई, अपनी जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं भाई? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जंगलों से मिलती हैं, ठीक है, पशु जानवर वगैरह से मिलती है। इस वजह से हमारा जो इकोनॉमिकल पावर है वो क्या रहता है, वो हाई रहेगा। दे हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल, भाई मौसम का जो है कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदार है। वाइल्ड लाइफ हेल्प इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम जो है अपना, उसको बैलेंस करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। मेंटेन फूड चेन, भाई फूड चेन भी मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब है शेर जो है वो किसको खाएगा भाई, वो हिरन को खाएगा। हिरन किसको खाएगा, घास को खाएगा। तो अपनी पूरी फूड चेन क्या रहती है, मेंटेन रहती है। दे आल्सो एक्ट एज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, भाई रिक्रिएशन के लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्रिएट नहीं होगा तो अर्थ ही नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो यही सारा इंपॉर्टेंट है अपना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं किसके बेस पे। एक होता है IUCN, ठीक है ना? तो IUCN क्या है भाई, एक संस्था है IUCN क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है ये क्या है, ये भाई ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये बनी थी 1948 में, 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसको हम लोग नॉर्मली ये भी बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
तो कहने का मतलब क्या है, ये कब बनी थी? 1948 में। क्यों बनाया गया था? क्योंकि बहुत सारी जो जातियाँ हैं ना विलुप्त हो रही थी, तो उनको रोकने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, इसने कैटेगरी वाइज ना स्पीसीज को क्या किया, कैटेगराइज किया कि मतलब कौन ज़्यादा मात्रा में है, कौन एकदम कम होने वाली प्रजातियाँ हैं। तो सभी प्रजातियों को इसने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो पहली प्रजाति जो थी नॉर्मल स्पीसीज थी, दूसरी इंडेंजर, फिर उसके नीचे वुलनरेबल, फिर रेयर स्पीसीज, फिर इंडेमिक, फिर एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। मतलब जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है उसको पहले नंबर पर रखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में जो सबसे कम बची है उसको सबसे लास्ट में रखा है। तो इन्हीं सारे को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आती है नॉर्मल स्पीसीज। ये पहले नंबर पे है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, जो पशु वगैरह हैं, ठीक है ना। साल का पेड़ होता है, अभी बताया था मैंने। पाइन, चीड़ का पेड़ होता है, ठीक है ना। रोडेंट, ये सब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब इनकी इनकी जो प्रजातियां हैं नॉर्मल हैं, ठीक है ना, खत्म होने के कगार पर नहीं है। तो इनकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल देयर सर्वाइवल, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल पे हैं। आगे अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कौन से हो गए, ये पशु हो गए, ठीक है ना। ये साल हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये चीड़, ये देख रहे हो, ये सब किस में है, नॉर्मल हैं। आगे इंडेंजर्ड, इंडेंजर का मतलब ये होता है भाई खतरे में है, ठीक है ना। अब देखो, दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर, किस में है भाई, खतरे में है, ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम है ये लोग। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर ऑफ that have led to be decline in their population continue to operate. Example, black buck, Indian wild ace, crocodile, lion tailed macaw. ब्लैक बक क्या होता है भाई, ब्लैक बक का मतलब होता है काला हिरन, ठीक है ना। काला हिरन जो है, ये भी समझ रहे हो ना, अभी सलमान खान ने मार दिया था भाई, देखो ना कितना ड्रामा हो गया था। तो काला हिरन क्या है, इन डेंजर में है, ठीक है ना। इंडियन वाइल्ड एस, जो जंगली गधा होता है ना, जो भारतीय जंगली गधा होता है, ये भी किस पे है, ख़त्म होने के कगार पे है। क्रोकोडाइल, घड़ियाल जो है, ये भी। लायन टेल्ड मैक्यू, लायन टेल्ड मैक्यू किसको बोलते हैं भाई, ये होता है, लायन टेल्ड मैक्यू का मतलब होता है कि शेर पूँछ वाला बंदर, मतलब इसका एक बंदर होता है ना, उसकी पूँछ कैसी होती है, शेर की तरह होती है। तो इन डेंजर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से जस्ट एक कदम नीचे, ठीक है ना, मतलब डेंजर में है। अगर निगेटिव फैक्टर ऐसे जारी रहे, मतलब पेड़ पौधों को अगर ऐसे काटना जारी रहा, जानवरों का शिकार करना अगर ऐसे जारी रहा, तो ये भी स्पीसीज किस पे हैं, खतरे के निशान पे है, ठीक है ना। और इसको कैटेगराइज कौन किया है, बार बार बता रहा हूँ, ICUN, सही है ना। आगे तीसरे नंबर पे आते हैं। तो अब इसमें देख सकते हो, ये ब्लैक बक है, ठीक है ना, काला हिरन, ये लायन टेल्ड मैक्यू है, और ये है इंडियन वाइल्ड एस, जो जंगली गधा है, ये क्रोकोडाइल, ठीक है। आगे वुलनरेबल, वुलनरेबल का मतलब क्या होता है भाई, वुलनरेबल का मतलब होता है, समझ रहे हो ना, वुलनरेबल का मतलब होता है कि भाई जिनकी क्या हो गई, संख्या घट रही है, एकदम से घट रही है संख्या। वुलनरेबल का मतलब होता है जिनकी संख्या एकदम से घट रही है। दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू इन डेंजर, मतलब ये इन डेंजर कैटेगरी के, मतलब आने वाले फ्यूचर में ना ये किस में चले जाएंगे भाई, इन डेंजर में चले जाएंगे कैटेगरी। इन द नियर फ्यूचर इफ़ द निगेटिव फैक्टर कंटिन्यू, मतलब पेड़ पौधों को ऐसा अगर काटना जारी रहा ना, जानवरों का शिकार करता जारी रहा, तो ये किस किस लेवल में चले जाएंगे, इन डेंजर लेवल में चले जाएंगे, ठीक है ना। फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट, द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शीप, जो नीली भेड़ होती है, एशियाटिक एलिफेंट, सही है, जो एशियाई हाथी होती है, गैंगटेटिक डॉल्फिन, गंगा की जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन मछली होती है, ये सब किस में है, ये वुलनरेबल में है। देख लो यहाँ पे, ये ब्लू शीप है, सही है ना, ये एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा की डॉल्फिन है, ये सब किस में है, वुलनरेबल में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलो, रेयर स्पीसीज। अब भाई रेयर स्पीसीज मतलब, रेयर का मतलब होता है कि, रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो बड़ा मुश्किल से मिले। रेयर का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। स्पीसीज विच आर स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत कम संख्या है, मे मूव इनटू द इंडेंजर आर वल्नरेबल कैटेगरी इफ द निगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, मतलब जो निगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं इनको अगर कंटिन्यू रहा ना, तो भाई इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर हिमालयन ब्राउन बियर, जो हिमालय का भालू है ना, भूरा भालू, वो भी किसमें है,
वो रेयर में है, बहुत कम मिलते हैं। एशियाटिक बिफेलो जो एशिया का जो भैंस है ना, वो भी उसमें है। डिजर्ट फॉक्स, सही है। डिजर्ट फॉक्स का मतलब समझते हो क्या होता है? डिजर्ट फॉक्स का मतलब होता है भाई राजस्थानी जो लोमड़ी होती है, सॉरी राजस्थानी कह रहा हूँ, रेगिस्तानी लोमड़ी। और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, बड़ी सी टोट होती है उसकी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो हिमालयन ब्लैक बियर, ये बेचारा ख़त्म होने के कगार पे है, सही है ना। अभी किस में है बता ही दिया, किस में है भाई? वुलनरेबल में है, मतलब समझ रहे हो ना, जिनकी संख्या बहुत कम है। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो ये रहा, ठीक है। ये डिजर्ट फॉस्ट, सही है। रेगिस्तानी जो लोमड़ी है ये। हॉर्नबिल देख रहे हो, लंबी चोंच वाली, ये सब किस में है? वुलनरेबल में, ठीक है। आगे जो स्पीसीज आती है इंडेमिक, इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक जातियाँ, ठीक है ना। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर। कहने का मतलब कुछ जो भारत के कुछ स्पेशल एरिया है ना, जो अपने जियोग्राफिकल एरिया के बाहर है, बैरियर का मतलब होता है उससे बाहर है, ठीक है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सच ऑफ स्पीसीज आर अंडमान टील। अंडमान टील क्या होता है भाई? अंडमान टील एक तरह का होता है कोई प्राणी, उसका नाम है निकोबार पीजियन। अंडमान निकोबार में ये सब समझ रहे हो ना, जियोग्राफिकल एरिया के बाहर हैं अंडमान निकोबार वगैरह ना, ये सब बाहर हैं। जो वहाँ पे निकोबार का कबूतर होता है ना, ये भी बेचारा किस में है? इंडेमिक में है। अंडमान वाइल्ड पिग, जो अंडमान का जो जंगली सुअर है ना, वो भी किस पे है? इंडेमिक में है। मिथुन, अब मिथुन का मतलब क्या होता है भाई? मिथुन एक होता है, हिरन की तरह होता है वो, इन अरुणाचल प्रदेश, सही है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो जो स्पेशल जियोग्राफिकल बैरियर के जो बाहर वाले हैं ना, वो सब किस में है? इंडेमिक में है और ख़त्म होने के कगार पे हैं ये, ठीक है। ये अंडमान टील देख रहे हो, ये रहा, ये मिथुन है भाई। ये एक्चुअल में ये बैल की तरह होता है, हिरन नहीं होता, बैल की तरह होता है। निकोबार पीजियन, ये रहा निकोबार का पीजन। ये अंडमान वाइल्ड पिग, ठीक है। और ये मिथुन अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीच। अब एक्सटिंक्ट का मतलब होता है क्या? पता है? एकदम से खत्म होने के कगार पे हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन आर लाइकली एरिया वेयर दे में अकर। मतलब जहाँ पे वो पाए जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खोजबीन जब हुई ना, पता चला भाई वो है ही नहीं है, तो इसको एक्सटिंक्ट का मतलब गायब, लगभग लगभग गायब हो गए हैं, ठीक है ना। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन आर लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर। मतलब जहाँ पे पाए जा रहे थे ना, जब खोजबीन चालू हुई ना, पता चला वहाँ पे है ही नहीं है, तो ये सब कैसे एक्सटिंक्ट, मतलब लगभग लगभग गायब हो गए हैं। ए स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, मतलब लोकल एरिया से गायब हो गए हैं, उस रीजन से, कंट्री से, कंटिनेंट से, वहाँ इंटायर अर्थ से, पूरे अर्थ से क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर एशियाटिक चीता, जो एशिया का चीता है ना, ये गायब हो गया है। पिंक हेड डक, पिंक हेड डक अभी बताया था, वो भी गायब हो चुकी है, ठीक है ना। ये रहा पिंक हेड डक और ये एशियाटिक चीता, ठीक है। तो अब कैसे कैसे रहेगा भाई? तो नॉर्मल स्पीसीज तो पाई जाती है। अगर नॉर्मल स्पीसीज को अगर हम लोग ऐसे पेड़ पौधा अगर कंटिन्यू किए अगर उसको, तो वहाँ से किस पे पहुँच जाएगा? वनरेबल पे, ठीक है ना, सॉरी इन डेंजर पे पहुँच जाएगा। इन डेंजर से फिर किस पे? वनरेबल पे। वनरेबल से फिर रेयर में हो जाएंगे, रेयर से इंडेमिक हो जाएंगे, इंडेमिक से एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, देश में ही नहीं रहेंगे। तो ये समझ लेना। आगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा का मतलब बता दिया प्लांट, फ्यूना का मतलब बता दिया एनिमल, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो इनके ख़त्म होने के कारण हैं, तो कौन कौन से हैं? पॉलिसीज फॉलोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। जो ब्रिटिश पीरियड में जो पॉलिसीज थी, मतलब समझ रहे हो ना, वो लोग शिकार वगैरह करते थे ब्रिटिश वाले, जब देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, तो कुछ पॉलिसीज उनकी है। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे बनाने के लिए जंगलों वगलों को काट रहे हैं, जिससे इनकी प्रजातियाँ क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। एग्रीकल्चर, खेती वगैरह करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट पीट रहे हैं, इससे भी ये भी एक फैक्टर है, डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, कॉमर्शियल का मतलब समझ रहे हो ना भाई? कॉमर्शियल का मतलब होता है अपना व्यवसाय करने के लिए, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसके लिए अपने व्यवसाय करने के लिए और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए ये लोग अपना पेड़ पौधों को काट पीट रहे हैं, ठीक है। माइनिंग, खादान वगैरह, खुदाई वगैरह करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, ये भी माइनिंग भी एक फैक्टर है। इंडिचमेंट प्लांटेशन, ठीक है ना, पौधों को लगाने के लिए लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर किस पे हैं? फ्लोरा और फ्यूना के गायब होने के रीजन है, ठीक है ना। आगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डेवलप की गई, ठीक है ना। रिवर वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट किया गया। माइनिंग एक्टिविटीज़, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, हंटिंग एंड पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है ना, ओवर एक्सप्लोटेशन, ये सब सारी चीज़ें किस में है भाई?
एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है पता है? निष्कासन, निकालना। एक्सप्लोटेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है निकालना, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये लोग अपने खुद को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे हैं कि जो फ्लोरा और फ्यूना गायब हो रहे हैं। पहले रिवर वैली प्रोजेक्ट, अलग अलग जो रिवर हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी घाटियों पे क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई, ठीक है ना, डैम वगैरह बना रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़, खुदाई वगैरह कर रहे हैं। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, भाई क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग, जानवरों से सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चरा रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूल वुड कलेक्शन, सही है ना, लकड़ियों के से क्या कर रहे हैं, अपने लकड़ियों से अपने क्या कर रहे हैं फ्यूल को, मतलब लकड़ियाँ काट काट के ले जाके उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब जला के भाई वो कहीं कहीं पे यूज कर रहे हैं। हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, हंटिंग एंड पोचिंग का मतलब जो उनका जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवर एक्सप्लोटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ क्या कर रहे हैं भाई, निकाल रहे हैं, लगा कुछ नहीं रहे हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है ना, जो अपना इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, मतलब उसको प्रदूषित कर रहे हैं। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर का मतलब जो जंगलों में अचानक से आग लग जाती है, इससे भी बहुत सारे फ्लोरा और फ्यूना की प्रजातियाँ क्या हो जा रही हैं, नष्ट हो जा रही हैं, ठीक है ना। आगे ये देख रहे हो फैक्ट्री वगैरह लगाए हुए हैं, इधर देख रहे हो जंगल में ऑटोमेटिक आग लग गई है, तो भाई अब इसमें कितने सारे फ्लोरा और फ्यूना तो ख़त्म ही हो जाएंगे। ये मनमानी काट रहे हैं पेड़ पौधों को, ये इधर देख रहे हो भाई, काट पीट के अपना बना रहे हैं सिस्टम, ठीक है। हिमालयन यू, हिमालयन यू क्या होता है भाई, ये एक तरह का पौधा होता है, फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। इससे एक केमिकल निकलता है, उसका नाम है टेक्सॉल, ठीक है ना। एक टेक्सॉल केमिकल कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड। अब किस में यूज होता है ये, एंटी कैंसर मेडिसिन। इट इज अंडर थ्रीट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इसको क्या कर रहे हैं ना, हिमालयन यूज में जो पाया जाता है इसको बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, इतना ज़्यादा निकाल दे रहे हैं कि निकाल दिए हैं कि ये भी किस पे है, थ्रीड, थ्रीड का मतलब है ख़त्म होने के कगार पे ये भी आ गया है, ठीक है ना। और इसका यूज कहाँ पे होता है, याद रखना, एंटी कैंसर, कैंसर की दवा बनाने के लिए काम आता है। कौन सा केमिकल निकलता है, टेक्सॉल। कहाँ पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो एक तरह का पौधा होता है जो कैंसर की बीमारी ठीक करने के काम आता है। इसमें से क्या निकलता है, कौन सा केमिकल, टेक्सॉल केमिकल निकलता है, और कैंसर की दवाई के लिए ये यूज किया जाता है। और इतना ज़्यादा ये लोग निकाल रहे हैं इसको कि ये ख़त्म होने के कगार पे है, ठीक है। आगे, नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, भाई क्या ज़रूरत है हम लोग को कंजर्व करने के लिए, तो ये मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। तो क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, प्रिजर्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज मतलब जो तरह तरह के अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी तरह के प्राणियाँ पाई जाती है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि उनका कोई नुकसान नहीं हो पाए, नहीं तो ख़त्म ही हो जाएंगी। प्रिजर्विंग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट और एनिमल को समझ रहे हो ना, पौधे और एनिमल को क्या करना पड़ेगा, उनको भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। फ्यूल फोडर एंड डोमेस्टिक नीड ऑफ द पॉपुलेशन, फ्यूल फोडर एंड डोमेस्टिक नीड ऑफ फॉडर मतलब जो लोग लकड़ी वगैरह काट के लेके जाके ना अपने घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। नीड्स ऑफ विलेज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो विलेज है उसको लोग विलेज बना रहे हैं, लार्ज इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो उस चक्कर में पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, तो भाई इसको भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी में मतलब अपने कल्चरल को, संस्कृति जो है ना अपनी, उसका क्या लॉस हो रहा है, उसका लॉस ये हो रहा है, मार्जिनलाइज एंड इम्प्रूवेशन मेनी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, इम्पैक्ट ऑन वोमेन, महिलाओं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम उनको हो जा रही है, क्योंकि जब अपना इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा तो भाई इन्वायरमेंट कब सही रहेगा, जब अपना फ्लोरा और फ्यूना सही रहेंगे, जीव जंतु उसमें सही रहेंगे तभी तो होगा। तो इन्वायरमेंट अगर डिसबैलेंस हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, वुमेन पे हो रहा है। ड्राफ्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूडेड फ्लड्स, सही है ना, डिफॉरेस्टेशन मतलब समझ रहे हो ना। अब भाई जब आदमी डिफॉरेस्टेशन करता है, मतलब जब जंगलों को क्या करता है, काटता है, तो इसमें क्या होता है, वो फ्लड आ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, बाढ़ वगैरह जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि हम लोग पेड़ पौधों को काट कर किनारे कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड फ्लड, बाढ़ आ जाता है। पुअर आर अफेक्टेड मोस्ट, और सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होने वाली है, जो कौन है, निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। तो अपने कल्चरल पे मतलब कल्चर पे क्या दिक्कत होगा, सबसे पहला दिक्कत तो यही होगा कि वोमेन पे सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा भाई, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम जो हो रही है महिलाओं को, वो इसी वजह से हो रही है, ये अपने कल्चर में ही आता है। और डिफॉरेस्टेशन लोग कर रहे हैं, तो इससे डिफॉरेस्टेशन करने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है भाई, बाढ़ वगैरह जो आ रही है। और जब बाढ़ वगैरह आएगी तो प्रॉब्लम किसको होगी, तो पुअर जो होंगे, जो गरीब वगैरह हो गए, उन्हीं को ना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सरकार ने कुछ कदम चलाए हुए हैं भाई इसके लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। अब कंजर्व को मैंने बता दिया था, संरक्षण इसका मतलब होता है संरक्षण, कि मतलब इसको जितना पहले है उतना बचा के ही रखें, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट लाया हुआ था। लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। तो जो प्रोटेक्टेड, जिनको प्रोटेक्ट करना है उनकी लिस्ट गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी भाई। बैंड हंटिंग, मतलब जो जानवरों वगैरह का शिकार करने हैं उसको बैन करना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ, जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं ना जंगलों में जाके लकड़ियों वगैरह का लेके, इस पर क्या करना चाहिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिशेज वाइल्ड लाइफ सेंक्रीज एंड नेशनल पार्क, क्या बनाना चाहिए भाई, जो वाइल्ड लाइफ है इसके लिए पार्क वगैरह, नेशनल पार्क वगैरह बनाना चाहिए ताकि जीव जंतु क्या रहें, सुरक्षित रहें। प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एंड एनिमल, जो स्पेसिफिक एनिमल, जो कुछ विलुप्त होने वाले जो एनिमल है ना उनके लिए क्या बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना चाहिए भाई, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई वो लोग बचे रहें, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें करनी चाहिए। आगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भाई even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather that difficult to manage, control and regulate them. In India, much of the forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through forest department or other government department. These are classified under the following categories. मतलब समझ रहे हो ना कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका। तो भाई जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट क्या है कि उसने अपना फॉरेस्ट का एक तरीका बना रखा है। एक तो है रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है भाई, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है वो रिजर्व्ड है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब समझ रहे हो ना, जितने फॉरेस्ट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा वो क्या है, जितना भी जंगल है इंडिया में आधे से ज़्यादा क्या है, रिजर्व्ड है। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया है, रिजर्व करके रख दिया ताकि ये पॉपुलेशन जो उनकी है फ्लोरा एंड फ्यूना की, ये भाई विलुप्त नहीं होने पाए। तो more than half of the total forest have been declared reserve forest. Reserve forest are regarded as the most valuable as far as conservation of forest and wildlife resources are concerned. मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट को क्या बना, आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है ना उनको रिजर्व कर दिया है कि भाई ताकि क्या हो, कंजर्व कर सके किसको, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है ना। तो इसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलेंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है भाई, ऑलमोस्ट 1/3 जितना फॉरेस्ट है उसका कितना, 1/3, 1/3 जो है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1/3 किस क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको क्या कर दिया भाई, इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर डिप्लेशन, ताकि डिप्लेशन नहीं हो पाए, खात्मा नहीं होने पाए, इसलिए उसने 1/3 को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट, सुरक्षित करके रख दिया है भाई। इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई जाके अपने व्यवसाय वगैरह करने के लिए वहाँ पे जाके पेड़ों की कटाई वगैरह नहीं करेगा, ठीक है ना। रिजर्व में तो आप छू ही नहीं सकते। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड का मतलब होता है अवर्गीकृत, ठीक है ना। अवर्गीकृत का मतलब क्या है कि ये प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, तो इसमें लोग कटाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट भी और प्लस गवर्नमेंट भी। दीज आर फॉरेस्ट अदर वेटलैंड एंड बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट एंड कम्युनिटीज़, जो वहाँ समुदाय के लोग रह रहे हैं ना, वो अपना काट पीट सकते हैं उसको, मतलब इतना भी नहीं काट सकते हैं, अनक्लास्ड है लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब की चीज़ों को वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो 3 तरह के हो गए। तो पहला होगा रिजर्व, रिजर्व को छू ही नहीं सकते। प्राइवेट पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भाई उसको सख्त मना कर रखा है भाई कि ये प्रिजर्व है। उसके बाद में अनक्लास्ड, अनक्लास्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का होता है। तो भाई गवर्नमेंट की सहमति से जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। आगे रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज परमानेंट फॉरेस्ट। भाई जो रिजर्व है उसको छू ही नहीं सकते, ना तो प्रोटेक्टेड को छू सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये परमानेंट है, इनको जाके हाथ नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट है और प्रोटेक्टेड, ये भाई गवर्नमेंट का हक है इस पर। तो इसमें टिम्बर का मतलब क्या होता है, टिम्बर का मतलब होता है इमारत के लिए लकड़ी बनाते हैं, इमारती महंगी जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं ना
उसको टिम्बर बोलते हैं। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स। बात समझ रहे हो ना? जो रिजर्व और रिजर्व जो है, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको बिना गवर्नमेंट की यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है बहुत महंगी लकड़ियाँ हैं भाई, उसको जाके उसने घेर वेर के उसको सुरक्षित कर लिया है। अब उसको गवर्नमेंट खुद बेचेगी, तो टिम्बर वहाँ पे प्रोड्यूसिंग टिम्बर, जो महंगी इमारती लकड़ियाँ होती हैं ना, वो वहाँ से बनती हैं, और इसीलिए उसने उसको रोक के रखा हुआ है। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? कहाँ पे हैं? परमानेंट का मतलब दोनों हो गया, ठीक है ना, रिजर्व भी हो गया और कौन सा हो गया, प्रोटेक्टेड। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। 75% जितना भी फॉरेस्ट कवर किया गया है, 75% अकेला कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश में कौन है? परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है ना। All the northern state and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities। मतलब नॉर्दर्न स्टेट जो हैं, मतलब समझ रहे हो ना, उत्तरी राज्य, जो उत्तर वाले राज्य हैं, और गुजरात, यहाँ पे कौन सी किन की परसेंटेज ज़्यादा है भाई? परसेंटेज ज़्यादा है अनक्लास्ड का, मतलब यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं। गवर्नमेंट की मर्जी से वहाँ पे आप जाके लकड़ी वगैरह काट सकते हो। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए भाई? तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रेगुलेटेड एंड प्लान कटिंग ऑफ ट्रीज। भाई रेगुलर तरीके से, मतलब प्लान कटिंग ट्री, ऐसा नहीं कि एक दिन में गए पूरे जंगल ही खत्म कर दिए। तो एक प्लान होना चाहिए कि भाई इतना इतना ज़रूरत के हिसाब से पेड़ों को काटो, ठीक है ना, ये नहीं कि जाके पूरे जंगल को ही ख़त्म कर दिया। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? जो जंगलों में आग लग जा रही है भाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा कि आग नहीं लग पा, नहीं तो ख़त्म ही हो जाएंगे ऐसे। रिफॉरेस्टन एंड एफॉरेस्टेशन, कहने का मतलब है दोबारा से अगर पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ भी, ठीक है ना। रिफॉरेस्टन और एफॉरेस्टेशन का मतलब यही होता है। चेक ओवर फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन पर्पज, ठीक है ना। तो अगर एग्रीकल्चर कर रहा है, हैबिटेशन पर्पज के लिए कर रहे हो भाई, तो उसके लिए क्लियरेंस चाहिए होगा, किससे? गवर्नमेंट से। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो भी जंगल से चीज़ें ला रहे हो ना, उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ला के फेंक दिए हो, सड़ रहा है भाई, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो जंगल का है उसके लिए एक प्रबंधक होना चाहिए भाई, एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई हाँ इतना लकड़ी ला रहे हो तो कहीं कहाँ यूज करो, कहाँ नहीं करो, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किसको कंजर्व करने के लिए? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980 में आया था भाई। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो आया था, वाज इनेक्टेड टू हेल्प कंजर्व द कंट्रीज फॉरेस्ट। जो देश के जो फॉरेस्ट है ना, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए आया था, ताकि ख़त्म नहीं हो पाए। इट स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट द डी रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट यूज फॉर फॉरेस्ट लैंड ऑफ द नॉन फॉरेस्ट पर्पज विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब है, जब ये एक्ट आया था ना, तो उसे साफ साफ बोला गया था कि भाई बिना गवर्नमेंट की इजाज़त, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अप्रूवल के पहले किसी भी फॉरेस्ट को कटाई वगैरह तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। टू दिस इंड एक्ट लेज डाउन टू प्री रिक्वेसाइट फॉर द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया था, इसमें सीधा साफ साफ बोला गया था कि भाई बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप जंगल में हाथ तक नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। यही था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आगे, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ बता दिया भाई, जो जंगल में जो जीव जंतु रह रहे हैं भाई, उनको भी तो संरक्षित करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा एक साइकिल बना के रख रहे हैं, तो उसके लिए भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग वही देखते हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन द कंट्री। 14 बायोस्फीयर, 14 मतलब 14 बायोस्फीयर बनाए गए, रिजर्व किए गए, किसके लिए? कंट्री में बनाए गए, किसको कंजर्व करने के लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटेनिकल गार्डन। जो बोटेनिकल गार्डन होता है ना, बोटेनिकल गार्डन में जब जीव जंतु ही होते हैं, बाई गवर्नमेंट इन 1992 में फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंशियली मतलब समझ लो ना, पैसा वैसा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया भाई। बहुत सारे जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं ना, उनको पैसा दिया गया, और जो टेक्निकल असिस्टेंट है ना, तकनीकी सहायता भी दी गई बोटेनिकल गार्डन को, भाई आप क्या करो कि इनको सुरक्षित करके रखो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। प्रोजेक्ट राइनो, जो
राइनो वगैरह जो गैंडा वगैरह होते हैं ना, उनको बचाने के लिए चलाया गया था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। मतलब जो जो जिनका मतलब खात्मा हो रहा था उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। तो पहला क्या किया गया भाई कि 14 बायोस्फीयर बनाया गया, सेटअप किया गया कंट्री में, ठीक है। और जितने भी बोटेनिकल गार्डन थे उसको क्या किया गया? टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया और फाइनेंशियल मतलब पैसा वैसा भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से 1992 में कि भाई आप क्या करो, इनको इनकी वाइल्ड लाइफ को क्या करो, कंजर्व करके रखो, जीव जंतु जो गायब हो रहे हैं वो नहीं हो पाए। तो उन लोगों ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट राइनो चलाया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया, ठीक है ना। इससे क्या किया? उन लोगों ने डेवलप करके इसको इंड्यूस किया, ठीक है। आगे रोल्स ऑफ कम्युनिटी इन कंजर्वेशन। भाई जो अपने समुदाय है ना, जो हम लोग हैं, इनका क्या रोल्स है कंजर्व करने के लिए? इन सारिस्का टाइगर रिजर्व, सारिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, ठीक है ना। द विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई सिटीज सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, तो वहाँ पे जानते हो ना, गांव वाले बेचारे खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए कि भाई नहीं, यहाँ पे माइनिंग नहीं करने देंगे, माइनिंग बाई अगेंस्ट माइनिंग, समझ रहे हो ना। लोग खुदाई करने के लिए वहाँ पे कंपनी वाले पहुँच गए, कहाँ पे? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो गाँव वाले क्या किया? आप कम्युनिटी समुदाय वाले हैं भाई, वो रह रहे हैं, तो गाँव वाले ने सीधे साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर जीव जंतु क्या हो जाएंगे, सब डिप्लीट हो जाएंगे, मतलब न खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग नहीं करने देंगे। तो ये तो कम्युनिटी मतलब समुदाय जो आसपास के लोग जो विरोध करते हैं, तो वो कंजर्व करने के लिए उन लोगों ने बेचारे ने बोला कि भाई ठीक है, हम लोग आपको खुदाई नहीं करने देंगे, ठीक है ना। आगे द चिपको मूवमेंट है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन। चिपको मूवमेंट क्या था भाई? चिपको मूवमेंट मतलब ये था कि लोग जो अंधाधुंध जंगल की कटाई कर रहे थे ना, उसके लिए लोग गांव वालों ने क्या किया ना, चिपको मूवमेंट चला दिया। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, ये चिपको आंदोलन चला दिया कि भाई हम लोग जंगल को काटने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए इन लोगों ने चलाया था। द राइज ऑफ फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नौदन्या। तो इन लोगों ने, गाँव वालों ने क्या किया जानते हो? गाँव वालों ने भाई क्या किया? गाँव वालों ने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया कि मतलब भाई जो बीज है उसको बचाओ, ठीक है ना। इससे क्या रहेगा कि बचाओ अगर आंदोलन अगर शुरू करेंगे भाई, तो इसमें क्या रहेगा? इसमें जो भी ये होता है, केमिकल वगैरह होता है, फर्टिलाइजर वगैरह होता है, इसका यूज करके जो फसल वगैरह होती है उसका उत्पादन अच्छा करेंगे। तो बीज बचाओ आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया? टेहरी में शुरू किया गया भाई। किसके द्वारा शुरू किया गया? किसानों के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। और चिपको मूवमेंट किसके शुरू किया गया? किस लिए शुरू किया गया भाई? जो जंगल की कटाई अंधाधुंध हो रही थी उसके लिए चिपको मूवमेंट शुरू किया गया, ठीक है ना। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में उन लोगों ने माइनिंग का विरोध किया था। तो ये तीन मेनली जो है मेजर कंजर्वेशन है किसके द्वारा भाई? कि जो अपनी कम्युनिटी है, ठीक है। आगे प्रोजेक्ट टाइगर सबसे बेहतरीन है ये प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए किया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, तो सबसे ज़्यादा सफल यही रहा था। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च इन 1973। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। इनिशियली इट शोड सक्सेस एज द टाइगर प्रोडक्शन वेंट अप टू 4002 इन 1985 एंड 4334 इन 1989। कहने का मतलब 1920 आंदोलन का फ़ायदा, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा इतना ज़्यादा हुआ, ये टाइगर को बचाने के लिए कैंपेन चलाया ही गया था। तो 1985 में जो टाइगर की संख्या 4002 थी, वो 1989 केवल 4 साल में ये कितनी हो गई? 4334 हो गई। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज द इफर्ट टू सेव endangered species but with equal importance as the means of the preserving बायोटाइप्स ऑफ सीजनेबल मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है कि केवल टाइगर के लिए नहीं है, जो भी इंडेंजर स्पीसीज थे उनके लिए, उनकी भी संख्या क्या थी? बड़ी थी। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को क्या माना गया? बहुत सक्सेसफुल माना गया, ठीक है ना। आगे डोंट लेट देम बी हिस्ट्री। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि भाई इनको क्या करे, इनको इतिहास ना बनने दिया जाए। कहने का मतलब अब आगे आने वाली जनरेशन पता चले कि भाई शेर क्या होता है, उसको पता ही नहीं शेर क्या होता है। जब ख़त्म ही हो जाएंगे तो पता क्या चलेगा कि भाई कि शेर क्या होता है। तो डोंट लेट देम बी हिस्ट्री, तो भाई इनको इतिहास ना बनने दिया जाए और इनको क्या किया जाए? इनको कंजर्व करके रखा जाए। जो भी चीज़ें, पेड़ की कटाई वगैरह जो भी चीज़ें हो सकती है आदमी द्वारा, उसको फॉलो किया जाए। आगे सेव देम प्रोटेक्ट देम, भाई इनको बचाओ और इनकी सुरक्षा करो, ठीक है। तभी हम लोग रहेंगे। थैंक यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई लोग, ठीक है। और बाकी इसका क्यूज जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो यूट्यूब तो मिल ही जाएगा।
तो अब पर डे हम लोग एक चैप्टर इसका एंड करेंगे। तो जो सीबीएसई का एग्ज़ाम आने वाला है शायद 7 मार्च को है ना, तो उससे पहले हम लगभग हम लोग 90% कवर कर लेंगे। तो भाई तुम लोगों को करना क्या है, वीडियो को आराम से देखना है, ठीक है। पेन और पेपर लेके बैठना है, जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना है, पूरी चीज़ नहीं लिखना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैंने अभी बनाया हुआ है इसका स्लाइड का। और उसके बाद में टेलीग्राम पे जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब 25 से 30 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो आने वाले रहेंगे लगभग वो उसी में से आएंगे, ठीक है। तो हम लोग को वीडियो देखना है, एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको एक पेज पे लिख लेना है। उसके बाद में अपने मन से आंसर लिखने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो उसमें आंसर दिया रहेगा उससे मैचअप करना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने छोड़ दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।